एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में हम सीरीज़ 91 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सीरीज़ 92, जिसमें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही विज्ञान के भी एक दो प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, केवल भौतिक गुणों के आधार पर हम धातु व अधातु में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, कारण बताइए। केवल भौतिक गुणों के आधार पर हम धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, इसका कारण हमें बताना है। किस तरह से लिखेंगे? आज के प्रश्न जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50 वर्ड्स यानी 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो 50 वर्ड्स 50 शब्दों वाले प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, क्योंकि इसमें कई अपवाद है, जैसे मरकरी कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, जबकि सारी धातुएं ठोस अवस्था में होती है। सभी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन एक मरकरी एकमात्र जो है वो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो इसका एक अपवाद है ये। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम व सीजियम का कम होता है। अधिकांश धातुओं का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का हम क्या देखें? गलनांक कम होता है। ऐसे ही आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन चमकीला होता है, जबकि क्या है वो? अधातु। ठीक है, अधातु होते हुए भी क्या होता है? ये चमकीला होता है। क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। क्षारीय धातुएं कौन कौन सी हो गई? लिथियम और सोडियम इतने ज़्यादा मुलायम होते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में क्या है? विद्यमान है। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान है, इसलिए धातु व अधातु में अंतर रासायनिक गुणों के आधार पर अधिक स्पष्टता से किया जा सकता है। तो प्रश्न की प्रकृति होगी भौतिक गुणों के आधार पर हम धातु व धातु में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, कारण बताइए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? भौतिक के आधार पर नहीं होकर हमें किसके आधार पर कर दिया है? रासायनिक गुणों के आधार पर हमने अंतर और स्पष्टता की है। ओके, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आज के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी वीडियो को एंड तक स्किप ना करें। सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है। हीरा सबसे कठोर तथा विद्युत का कुचालक होता है, कारण बताइए। हीरा सबसे कठोर और विद्युत का कुचालक होता है, कारण बताना है। सबसे पहले हम बताएंगे कठोरता का कारण क्या है। कठोरता का कारण ये है, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ प्रबल सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ा हुआ होता है, और उसमें भी क्या होता है? एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना बनती है। ओके, हीरे में क्या होता है? एक तो प्रबल सहसंयोजक बल बंद होता है, जो कि कार्बन का एक परमाणु जो है वो 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। साथ ही एक 3D चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण किया जाता है, इसलिए हीरा अत्यधिक कठोर बन जाता है, क्योंकि बंध कैसा होता है? प्रबल होता है, टूट नहीं सकता। नोट, हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ भी है। आप बता सकते हैं कि अब तक इसके अलावा कोई भी इससे ज़्यादा कठोर पदार्थ अब तक नहीं मिला है। कुचालकता का कारण क्या है? हीरे में कार्बन की 4 संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी हुई होती है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिससे हीरा विद्युत का क्या हो जाता है? कुचालक हो जाता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें मुक्त नहीं होता है। चारों जो संयोजकताएं होती है वो कार्बन के परमाणु से जुड़ी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? पानी के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? गुप्त ऊष्मा क्या होती है और पानी के लिए गलन ऊष्मा क्या होती है, यानी लेटेंट हीट क्या होती है, और लेटेंट हीट जो है वो वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ये भी बताना है हमको। गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है पानी के लिए? सबसे पहले बताएंगे हम गुप्त ऊष्मा क्या है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी भी ऊष्मा हमें आवश्यक है उसे हम क्या बोलेंगे? गुप्त ऊष्मा। जैसे Q = ml, जहाँ L क्या है? गुप्त ऊष्मा है, M क्या है? द्रव्यमान है, और Q क्या है? अवस्था परिवर्तन के लिए समय अवशोषित की गई ऊष्मा की कुल मात्रा, यानी अवस्था परिवर्तन के समय जब अवशोषित की गई ऊष्मा थी उसकी कुल मात्रा को तो हम क्या बोलेंगे? Q बोलेंगे, जबकि M जो है हमारा द्रव्यमान हो गया है और L हमारी क्या हो गई है? गुप्त ऊष्मा। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख कर आइए वहाँ पर। गलन की गुप्त ऊष्मा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की बर्फ को 0 सेंटीग्रेड
ताप के पानी में परिवर्तित करने के लिए, यानी बर्फ़ को ताप के पानी में परिवर्तित करने के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा, जिसमें 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 80 किलो कैलोरी की ग्राम की आवश्यकता हमें होती है। 0 सेंटीग्रेड ताप की बर्फ़ को 0 सेंटीग्रेड ताप के पानी में परिवर्तित करने के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है? गलन की गुप्त ऊष्मा, जिसमें 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 80 किलो कैलोरी की आवश्यकता हमें होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। भूचुंबकत्व को परिभाषित कीजिए तथा पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण बताइए। भूचुंबकत्व, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसे भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी कैसे है? पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसे भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। इसके कारण निम्न घटनाएं प्रेक्षित होती है। कौन कौन सी घटनाएं? स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहराना, अर्थात जब भी हम कोई चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो चुंबक जो है हमेशा उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ में दिशा में ठहरेगी। इसके अलावा पृथ्वी में गाड़ने पर लोहे के टुकड़े का चुंबक बनना, अगर पृथ्वी में गाड़ेंगे तो जब पृथ्वी में हम कोई भी लोहा गाड़ेंगे तो कई सालों बाद वो क्या होता है? चुंबक बन जाता है। दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु प्राप्त होना। दंड चुंबक है, अगर हम उसकी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचेंगे तो उदासीन बिंदु हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये तो क्या हो गई? भूचुंबकत्व हो गया। भूचुंबकत्व के कारण क्या हो सकते हैं? कारण यह है कि एलिसर के अनुसार पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड में अनेक चालक जैसे लोहा, निकल होते हैं, पिघली अवस्था में पाए जाते हैं, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण घूमते रहते हैं, जिससे धीमी संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं तथा स्व उत्तेजित जनित्र की क्रिया होने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिनसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एलिसर क्या बोलते हैं कि पृथ्वी के केंद्रीय कोण में निकल और लोहा जैसी धातुएं जो है वो पिघली अवस्था में रहती है, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण घूमती रहती है, जिससे धीमी संवहन धाराएं भी उत्पन्न होती है तथा स्व उत्तेजित जनित्र क्रिया होने से विद्युत धारा भी उत्पन्न होती है, जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये कारण आपको अच्छे से याद करना है। अगर याद अभी नहीं हो रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर बार बार आप याद कर सकते हैं। आज के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, इसके सिद्धांतों पर टिप्पणी कीजिए। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, इसके सिद्धांतों पर टिप्पणी करनी है। आपको एक बात और बता दूं मैं कि मेरे चैनल पर आपको फालतू की बकवास नहीं मिलेगी, टू द पॉइंट बात की जाती है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक आरएस की तैयारी कर रही हूँ। तो सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि मेरी भी तैयारी होती रहे, साथ ही मेरी और भी भाई बहन जो है उनकी भी तैयारी होती रहे। तो इसीलिए उद्देश्य मेरा ये है कि ज़्यादा लोगों तक मैं कंटेंट को पहुंचाऊं, अच्छी सामग्री को पहुंचाऊं, आप भी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि सीधी बात, नो बकवास। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, इसके सिद्धांतों पर टिप्पणी कीजिए। यह क्वांटम भौतिकी, अब इसका उत्तर देख लीजिए। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, इसके सिद्धांतों पर टिप्पणी कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 50 वर्ड्स में, ये 100 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों तरह से इसको तैयार करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम भौतिकी, नाभिकीय विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स के समन्वित उपयोग पर आधारित होता है। इसमें बिट्स के बजाय क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट्स का प्रयोग किया जाता है। अगर हम देखें कि यांत्रिकी की अनन्य भौतिक घटनाओं का उपयोग इसमें किया जाता है। साथ ही अगर आधारभूत सूचना क्यूबिट्स का प्रयोग, क्यूबिट्स का मतलब ये हो गया कि क्वांटम बिट्स, इनको क्वांटम बिट्स भी बोलते हैं, जिसमें एक साथ 0 और 1 की गणना की जा सकती है। 0 और 1 की एक साथ गणना संभव होती है, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 100 गुना तक बढ़ जाती है। और साथ ही हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग, पैरेलल गणना भी कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर काफ़ी तेज़ गति का होता है, जटिल समस्याओं का समाधान इजी वे में कर पाता है और कई समस्याओं को चंद सेकंड में भी हल करने में, बड़ी बड़ी समस्याओं को कम टाइम में सॉल्व कर सकता है। ओके, तो क्यूबिट्स का इसमें प्रयोग किया जाता है 0 और 1 का एक साथ। फिर सिद्धांत, ये भौतिकी के 2 सिद्धांतों पर आधारित है। अब इसका सिद्धांत 2 सिद्धांत पर कार्य करता है, एक तो है सुपरपोजिशन, एक है एंटेंगलमेंट। 2 सिद्धांतों पर ये कार्य करता है। ये दोनों सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको याद करना है। सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोजिशन का अर्थ होता है प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 1 और 1 दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकता है एक ही समय में। अगर हम कंप्यूटिंग की बात करें तो अदर कंप्यूटिंग में या तो 1 का प्रयोग होता है या 0 का प्रयोग होता है, लेकिन क्यूबिट्स में क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, 0 और 1 का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है, और वो भी सुपरपोजिशन के कारण। सुपरपोजिशन सिद्धांत होता है, उसी के कारण हम 0 और 1 का एक साथ प्रयोग कर पाते हैं।
ओके। फिर है इंटेलमेंट। एक सुपरपोजिशन में क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ सहसंबंध हो सकते हैं, अर्थात एक क्यूबिट की स्थिति दूसरे क्यूबिट की स्थिति पर निर्भर भी हो सकती है। तो दोनों ही मैकेनिज्म में जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के आकार के पैकेट को क्वांटा के रूप में ऊर्जा अवशोषित करते हैं और प्रकाश व पदार्थ, तरंगों व कणों दोनों तरह से व्यवहार भी शो करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये कंप्यूटर को अगर हम इसको देखें, इस कंप्यूटिंग को, तो ये क्या करता है, जितनी भी गणितीय समस्या हो गई और लॉजिस्टिक, ड्रग डिजाइन, वित्तीय सेक्टर, डेटा एप्लीकेशंस और भी मौसम पूर्वानुमान, बहुत सारी जो जहाँ पर जटिल सूचनाओं की आवश्यकता होती है, गणनाओं की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ओके। इसरो ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी चलाया था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, क्यू से स्टार्ट था कुछ, तो इसरो का इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है। अब हम बात करें इसकी सीमाओं की, भी एक लाइन में बात करते हैं। सीमाएं क्या होती है, एक तो इसकी लागत जो है वो अधिक होती है, लागत इसकी अधिक होती है। सुपरपोजिशन स्टेट को प्राप्त करना, जो सुपर पोजिशन स्टेट को प्राप्त करना, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, तो इसको प्राप्त करना कठिन है। ओके, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। गगनयान कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। गगनयान कार्यक्रम, यह इसरो का मानव मिशन है, मानव अंतरिक्ष मिशन है इसरो का, जिसमें क्या होगा, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को के दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक निम्न भूकक्षा LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाया जाएगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसमें ले जाया जाएगा। ओके, इसमें GSLV मार्क 3 का प्रयोग किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाने और वापस लाने की क्षमता विकसित करना। मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाने और वापस लाने की क्षमता, तो रीयूजेबल अंतरिक्ष यान का इसमें प्रयोग भी किया जाएगा। फिर है बौद्धिक क्षमता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में तेजी लाना, अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति को स्थापित करना व बनाए रखने के प्रयासों में वैश्विक साख को मजबूत करना। साख यहाँ पे गलत लिखा गया है, साख। सौर प्रणाली के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग करने हेतु व्यवहार्य मंच प्रदान करना। अब ये कैसे संभव हो पाएगा, इसके लिए एक केयर नामक मॉड्यूल का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें क्रू मॉड्यूल भी है, क्रू मॉड्यूल। ओके, क्रू मॉड्यूल का प्रयोग इसमें किया जाएगा केयर नाम से, जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा और वापस धरती पर सुरक्षित भी लाएगा। तो गगनयान तो इम्पोर्टेंट है ही अपने, चंद्रयान, मंगलयान सारे इम्पोर्टेंट है, आदित्य L1। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैविक हथियार क्या है। जैविक हथियार क्या है, इनकी प्रमुख श्रेणियों को समझाइए। जैविक हथियार क्या है, इसकी प्रमुख श्रेणियों को हमें समझाना है। तो जैविक हथियार क्या होते हैं, ऐसे हथियार जिसमें हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, जीवाणु, कवक आदि का उपयोग कर मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, जैविक हथियार कहलाते हैं। इनमें व्यापक स्तर पर फसलें, मनुष्य और पशु प्रभावित होते हैं। फसलें प्रभावित होती हैं, यानी कृषि क्षेत्र को, मनुष्य को और पशु, तीनों क्षेत्र को काफ़ी नुकसान होता है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, विषाणु हो गया, यानी वायरस हो गए, जीवाणु हो गए, कवक हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, जहरीले जीव बनाना, ये सभी इसमें शामिल होता है। और ये प्रयोगशाला में विकसित किया सकते हैं, प्रयोगशाला में विकसित और प्रयोगशाला में ही उत्पादित की जा सकने वाली क्या होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे कि अभी चाइना में हमने देखा था कोविड वाला वायरस, वो भी कहीं ना कहीं जैविक हथियारों का रूप माना जा रहा था। उसके अलावा प्लेग देख लीजिए, इबोला देख लीजिए, जीका देख लीजिए, डेंगू, इकोलाई देख लीजिए, सल्मोनेला हो गए, एंथ्रेक्स हो गए, ये सारे ही क्या है, जैविक हथियारों के टाइप माने जाते हैं। अब अगर हम देखें कि USA के स्वास्थ्य विभाग ने जैविक हथियारों को 3 श्रेणियों यानी 3 भागों में वर्गीकृत किया है। तो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है, श्रेणी A, श्रेणी B और श्रेणी C। अब हम देखेंगे श्रेणी A में क्या क्या है। श्रेणी A में क्या है, यह सबसे घातक होते हैं, इनकी मृत्यु दर उच्च होती है। ये सबसे घातक टाइप के होते हैं, इनकी मृत्यु दर क्या होती है, उच्च टाइप की होती है। अगर देखिए तो ये क्या होता है, आसानी से फैलाए जा सकते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। रोकथाम हेतु हमें विशेष प्रयासों की आवश्यकता भी इसमें होती है। आसानी से फैल जाते हैं, जैसे कोरोना हो गया हमारा, इबोला हो गया, प्लेग हो गया और चेचक हो गया। इसी तरह श्रेणी B में ये कम घातक होते हैं तथा इनकी मृत्यु दर कम होती है, सीमित लोगों को ही ये प्रभावित करते हैं। मध्यम श्रेणी की रोकथाम की इनके लिए आवश्यकता होती है, जैसे माल्टा बुखार हो गया, H5H1 हो गया, रिसिन हो गया, टॉक्सिन हो गया, उसके अलावा राइस ब्लास्ट हुआ था, वीट ब्लास्ट हुआ था, एल्फा टॉक्सिन हो गया,
टाइफस हो गया, ये सभी श्रेणी बी के टाइप हो गए। श्रेणी सी में यह उभरते हुए रोग यानी कोई नया रोग होता है उसके कारक होते हैं। इनका उत्पादन व उपलब्धता आसान होती है। भविष्य में विकसित हो सकने वाले हथियार भी हो सकते हैं इस श्रेणी सी वाले, जैसे हो गया निपाह वायरस। इसके अलावा हेंटा वायरस या टेंटा वायरस भी इसको बोल सकते हैं। ये सारे ही क्या हैं, इस टाइप के हमारे श्रेणी जैविक हथियार हो गए की श्रेणियाँ हो गई, जो कि यूएसए के जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा 3 श्रेणियाँ 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। जीवाणु जनित जो ये रोग होते हैं, जैविक हथियार जो होते हैं, ये क्या होते हैं, जैसे इनमें टुलारेमिया हो गया, वो बुखार व डायरिया जैसे कारण बन जाते हैं। इन जैविक तत्वों का उत्पादन करना और संवर्धन करना बहुत आसान होता है और सस्ता भी होता है, और एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हवा जल संक्रमण तथा पशु मानव संक्रमण द्वारा तेजी से इनको फैलाया जा सकता है। या तो क्या होगा, हवा जल संक्रमण के द्वारा इनको फैला दिया जाएगा, या पशु मानव संक्रमण के द्वारा इनको आसानी से फैलाया जा सकता है। इसीलिए इनको सस्ता हथियार माना जाता है और काफ़ी ईजी वे में इनको फैलाना आसान होता है, और ये आने वाली भविष्य के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो रहे हैं। इनके लिए अत्याधुनिक और महंगे संसाधनों की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसीलिए जो है नई जो आतंकी घटनाएं हैं इसको लेकर उत्पन्न हो सकती है। आई होप आज की सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी, तो सीरीज़ पे बने रहिए। हमेशा मैं यही कहती रहूँगी, तैयारी को गति देते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।